तो जैसा कि आपको पता चली थी कि लाइट चली गई थी, वापस आ गई है। तो हम प्लुत स्वर पढ़ रहे थे। उदाहरण के लिए जैसे सीमा, इसमें आ, ये प्लुत स्वर है। जैसे हम पढ़ते हैं ओम, हम लिखते हैं ओम, तो इसमें ओ प्लुत है, ओ स्वर प्लुत स्वर है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है अपना, उसे बोला पहले थोड़ा एक पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग कि जो प्लुत स्वर है अपना, प्लुत स्वर है, इनका जो प्रयोग है वो चीखने, चिल्लाने, रोने, गाने, किसी को लंबी टेर देने, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं बुलावा, के लिए प्रयोग किया जाता है। एक नोट और लिखो, अब तो लिखे रहे हो नोट तो। क्योंकि मैं इनका नोट इसलिए लिखाता हूँ कि मैंने जो व्याकरण पढ़ी वो कामता प्रसाद गुरु हरदेव बिहारी एनसीईआरटी नोट्स वगैरह पुराने एग्जाम उनसे पढ़ी, इसलिए लिखा रहा हूँ। कामता प्रसाद गुरु वैसे हिंदी के सभी लेखक मानते हैं प्लुत स्वरों को कि प्लुत जो स्वर है इनका प्रयोग है, इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। इसलिए आप लोग कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण पढ़ोगे उसमें मात्रा के आधार पर जो हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे वो 3 में पढ़ करके 2 ही पढ़ते हैं। लेकिन ऑप्शन देखना, अगर 3 ऑप्शन हो तो 3 को मान्यता देना, क्योंकि ये मान्यता 3 को ही मिली हुई है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्लुत के बारे में छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हिंदी के कोई भी लेखक है जैसे कामता प्रसाद गुरु, वो कोई भी नहीं मानता कि प्लुत स्वर हिंदी में प्रयोग होता है, इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो संस्कृत के आचार्य तो इन्हें मानते हैं। दूसरा जो अपना आधार था वो था जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, और जीव की क्रियाशीलता के आधार पे दूसरा जो अपना आधार था वो था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। और इस आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के कि जीव कहां पर क्रियाशील है, अग्र भाग में क्रियाशील है, मध्य भाग में, पश्च भाग में, उसी प्रकार पर ये 3 प्रकार के हैं। और इसमें पहला जो होता है वो अग्र स्वर कहते हैं इन्हें, दूसरा जो होता है वो मध्य स्वर है, और तीसरा प्रकार बचता है जो पीछे से उच्चारित होती है पश्च स्वर कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है। अग्र स्वर में आपका जो आता है वो ई आता है, ई आता है, ए आता है। जो पीछे बचते स्वर उसमें सॉरी ऊ ओ, ये दिख तो रहा ना आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है। और मध्य स्वर में आप लोगों को पता है एक स्वर आता है, वो स्वर आता है अस्वर, या फिर आता स्वर, एक बार देखना आता है। तो इस प्रकार ये है। और जो अपना री बचता है वो भी इधर ही आता है। अब आप लोगों को याद करना है कि जैसे मैं भी बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, तो देखो अगर स्वर है ना, तो अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है ए, और जिसमें भी ए की आकृति नहीं होगी वो ही अगर स्वर में आएंगे। ई ए री, जैसे ए मध्य में आ गया, और ये आ उ ये जो है ये पश्च स्वर में आते हैं। यानी जिनकी अगर स्वर है इसीलिए ए की आकृति वाले तो इसमें आएंगे, इन्हें वैसे याद रख लो आप। तो ये अगर स्वर होते हैं, इनकी परिभाषा के साथ हम लिखते हैं थोड़ा। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, और वो हम डालेंगे अगर स्वर है। अग्र स्वर है लिखेंगे पहला, सॉरी अग्र स्वर है। तो वे स्वर है जिनका उच्चारण है जीव के अग्र है, या आगे से कह सकते हैं आप लोग अग्र भाग से होता है,
अग्र स्वर कहलाते हैं। संख्या इनकी 5 होती है। अब आपको पता है ए है नहीं, ए की आकृति वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। ई बच गया, ई बच गया, ए हो गया, ए हो गया और आपका प्यारा सा री बच गया। ये आपके जो 5 स्वर है वो अग्र स्वर है। जल्दी से ज्यादा समय न गवाते हुए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगे और मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। और दूसरा लिखेंगे मध्य स्वर। सॉरी, वो लिखेंगे मध्य स्वर। तो सीधा हो गया मध्य स्वर कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वो मध्य स्वर कहलाता है। आप लोगों को पता एक ही मध्य स्वर है अपने पास में और वो स्वर है ए। कौन सा है? मध्य भाग से होता है, सॉरी होता है और मध्य स्वर कहलाता है और वो है ए। और एक बचता है, सीधा लिखी लो आप, सीधा मिटाई क्यों। और पश्च स्वर इसमें सीधा लिखो कि जिनका, जिसका जिनका लिखोगे एक से अधिक है, इसलिए आप लोग लिखो जिनका, सॉरी जिनका उच्चारण पीछे के भाग से, पश्च भाग से, पश्च भाग से होता है वो क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। और आप लोगों को पता है पश्च स्वर में कितने बचे? 5 तो उधर आ गए, 1 6 तो बचता है, यानी जो ए क्या करते के बाकी सारे इसमें आते हैं। ये आपके हो गए 2 3 5 यहाँ है, 5 अग्र में थे और 1 मध्य में था। ये हो गया आपके पूरे 11 स्वर। इसी के बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग जल्दी से। और समझ में तो क्या है, सीधा है कि आप लोगों का अग्र स्वर है जिसकी ऐसे आकृति बनती है, उसमें ए नहीं आता। कि अग्र स्वर में क्या बनता है? ए की आकृति बनती है अग्र में और उसमें ए इस आकृति वाले स्वर ही नहीं आते। इसे याद रखो आप लोग। तो सॉरी नीचे चला गया। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो सीधा सा जल्दी से लगाओ आप लोग। और वो प्रकार होगा अपना, जो तीसरा प्रकार आ गया वो ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ो सीधा सा। ओष्ठ प्लस आकृति तो हो गया आपका ओष्ठ आकृति। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब भाई बंधु बड़े पढ़ने वाले। ओष्ठ आकृति तो सीधा लिखो कि वे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण है में, जिनके उच्चारण में, जिनका उच्चारण होठ से होता, सॉरी उच्चारण ओष्ठ भाग से होता है, ओष्ठ भाग से होता है, वो ओष्ठ आकृति के कहलाते हैं। ये वैसे मुख्य, एक फिर बार बताता हूं आपको कि वैसे तो ये मुख्य 2 ही प्रकार के होते हैं। आप लोग 2 ही लिखो, 2 होते हैं जिसमें हम कहते हैं वर्ताकार और इसे हम कह सकते हैं वृत्तमुखी। सॉरी दूसरा जो होता है वो वर्ताकार या अवर्तमुखी होता है। वर्ताकार, पहला टॉपिक डालेंगे हम लोग वर्ताकार या वर्तमुखी। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख गोल होता हो या वर्त के समान होता हो, वर्त के समान होता हो, वो होते हैं आपके वर्तमुखी। होठ जिसमें गोल हो वो वर्तमुखी होते हैं। और पहले तो आप लोग 4 स्वर है वो यहीं पे लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा इनमें अंतर बताऊंगा, वो नोट में लिखाऊंगा। तो वर्तकार या वर्तमुखी वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में मुख या होठ जो अपने में वर्त के समान होते हैं वो वर्तमुखी होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे अवर्ताकार या अवर्तमुखी। तो जल्दी से आप लोग लिखो, नोट करोगे, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो और दूसरा है अपना, दूसरा प्रकार था
वृत्त मुखी या अवर्ताकार। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, तो सीधा लिखो इनके उच्चारण में होठ, जिनका ओष्ठ गोल ना हो, गोल ना हो, वर्त के समान ना हो, या वर्त के समान न हो, तो क्या कहलाते हैं, अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और इसमें जो वाक्य बचे वो सारे इसमें आते हैं, आ ई सॉरी वो तो आ गया अपना वहां पर, री ए, ये स्वर आपके कहां पर आते हैं, अवर्तमुखी में आते हैं। अब आप लोग एक नोट लिखो, नोट जो मैं लिखाना चाहता हूं, और वो नोट है जो हम रेड पेन से लिखेंगे कि जो अर्थ और अवर्त की होती है, सॉरी एक हम पढ़ते हैं अर्ध वर्तमुखी या अर्ध वर्ताकार, एक ये भी प्रकार हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये जो प्रकार है ये वर्तमुखी के अंदर ही आता है, और इसमें जो ये ओ अपने ओ स्वर है, ये ओ स्वर, ये दोनों इसमें आते हैं अर्धवर्तमुखी या अर्धवर्ताकार में। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर इसमें ये सेकंड वरीयता हम दे सकते हैं कि प्रथम वरीयता में तो हम क्या देंगे, तो हम ये सेकंड वरीयता दे सकते हैं। और प्रथम वरीयता हम इनमें किसको देंगे, तो प्रथम वरीयता हम इनमें वर्तमुखी को देंगे, वर्तमुखी को देंगे। वैसे ही अर्धवर्तमुखी पूछे तो फिर आपके ये वैसे ये किसमें, वर्तमुखी में, थोड़ा ध्यान रखोगे। और स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे पढ़ते हैं। 3 प्रकार हो गया, और अपना चौथा जो प्रकार हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार कौन सा था सर, ये होगा रचना या बनावट के आधार पर। तो इसी आधार पर हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और एक होते हैं संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर। तो रचना या बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और इसमें पहला टॉपिक हम डालेंगे, वो डालेंगे मूल स्वर। और मूल स्वर है अपना कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण या जिनकी उत्पत्ति अन्य किसी स्वरों की सहायता से न हो, तो वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति अन्य किसी स्वर की सहायता से न हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये मूल स्वर, इनका योग अन्य स्वरों से नहीं होता। जैसे आपका अ आता है, इसमें अ किससे, अ से बनता है, और आ में आपका कौन सा बन जाएगा, तो अ प्लस अ 2 से मिल जाएगा, इसलिए मूल स्वर देखेंगे तो आपका अ हो जाएगा। और कौन सा मूल स्वर है, जैसे आपका ई किससे बनता है, तो ई किससे नहीं बनता, तो आपका ई मूल स्वर हो जाएगा। और आपका मूल स्वर कौन सा होगा, तो उ किससे बनता है, उ किसी से नहीं बनता, तो उ मूल स्वर हो जाएगा। अब हम इसे वैसे तो हम सजातीय विजातीय में भी बांट सकते हैं, इनको हम सजातीय विजातीय में भी बांट सकते हैं। तो ये मूल स्वर है कि वे स्वर वर्ण जिनके उत्पत्ति अन्य किसी स्वर की सहायता से न हो, वे मूल स्वर है। और अ ई उ एक आपका हो गया री। और दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे संधि स्वर। तो संधि स्वर, और इसको आप स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से, या वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। वैसे आपके पास होंगे नोट्स तो, लेकिन एक बार आप देखना जरूर।
और आप पूरी व्याकरण मुझसे पढ़ते हो तो फिर आप सिस्टेमेटिक तरीके से नोट्स बनाना। दूसरा है संधि स्वर, कि वे स्वर हैं जिनका उच्चारण कहो या उत्पत्ति कहो अन्य स्वरों की सहायता से, अन्य स्वरों की सहायता से कि वे स्वर जिनका उच्चारण उत्पत्ति अन्य स्वरों की सहायता से हो वो संधि स्वर कहलाते हैं। और इनमें संधि स्वर में इनको दो प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर और संयुक्त जिसे बोलते हैं, या विजातीय जिसे हम कहते हैं। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, तो संधि स्वर तो इसमें आएगा ना, तो सही है। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, सॉरी वही संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो संधि स्वर वे होंगे जिनका उच्चारण या अन्य क्या होगा, कि अन्य स्वरों के मेल से अगर वो बने होंगे तो वो ये होंगे। तो हम पहला लिखते हैं इसमें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा, सॉरी ऊपर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मिटाते हैं। और रचनाएं बनावट के आधार पर चल रहे हैं हम लोग अभी, और इसमें हम लिखेंगे दीर्घ स्वर की दो समान स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी आगे चल जाएगा। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं सजातीय या सवर्ण, क्योंकि ये दो समान स्वर होंगे तो इन्हें सजातीय कहेंगे, इन्हें सवर्ण स्वर कहेंगे, सवर्ण स्वर कहते हैं। इनमें जो आपका होगा वो होंगे जैसे ए प्लस ए और होता है आ, तो एक स्वर तो आपका आ होता है, और ऊ प्लस ऊ, छोटा बड़ा कैसे मिलाओ, और जो बड़ा ऊ होता है वो होता है, तो आप छोटे छोटे ऊ मिला लो तो हो जाएगा बड़ा ऊ। तो ये भी कौन सा होता है जिसे हम बड़ा ऊ कहते हैं, वो भी ये होता है। और जो तीसरे प्रकार का होता है वो ई प्लस ई, और जो ई होता है ये भी क्या होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर सवर्ण स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो समान स्वरों से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, और दूसरा हम यहाँ से हो सकता है एडजस्ट। तो दूसरा जो अपना है संयुक्त स्वर है। तो वे स्वर वर्ण जिनका क्या होगा, जिनका उच्चारण या योग या उनकी उत्पत्ति दो असमान स्वरों से संयुक्त स्वरों के मेल से जो होगी वो क्या होगा, वे संयुक्त स्वर होंगे। इन्हें हम क्या कर सकते हैं संयुक्त स्वरों से। तो यह लिखेंगे पहले इसका परिभाषा कि जिन स्वरों की उत्पत्ति जैसे आप उच्चारण कहते हो क्या हो, दो असमान स्वरों को या संयुक्त जिसे हम कहते हैं संयुक्त स्वरों के मेल से हो, सॉरी नीचे आएगा नहीं, संयुक्त स्वरों के संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं वो विजातीय, सॉरी वी दिख तो रहा, वहां दिख तो रहा होगा, सॉरी ऊपर लिखते थोड़ा नहीं दिखेगा क्या पता। तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वरों को हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा लिख सकते हैं यहाँ पे, इन्हें हम विजातीय कह सकते हैं, विजातीय। इन्हें हम सवर्ण स्वर, सवर्ण स तो यह है समान, और आते असवर्ण स्वर कह सकते हैं। ठीक है, इनमें जो संख्या है वो हम ऊपर लिखेंगे, और इनमें जो आपको पता है कि जो अपनी बाकी बच गई वो इधर ही आते हैं।
और जो अपना संयुक्त स्वर है जिसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त या विजातीय या फिर अस्वर्ण स्वर, और इनमें जैसे अ प्लस ई मिलके क्या बना, ए बना, तो ये एक कौन सा हो गया आपका असवर्ण या विजातीय स्वर हो गया, सॉरी। दूसरा अ प्लस ए मिलके क्या बनता है, ए बनता है, तो ये भी अपना विजातीय। देखो असमान स्वरों से जिनका योग होता है वो विजातीय स्वर होते हैं। एक होता है अ प्लस उ मिलकर के क्या बना, तो ओ बन गया, तो ये भी विजातीय है। और एक बनता है आपका अ प्लस ओ, और ये मिलकर के आपका ये बनता है, तो ये भी विजातीय है। तो विजातीय स्वर कौन कौन से हो गए, विजातीय स्वर आपका हो गया, एक तो हो गया ए, ये जो चार स्वर है ये आपके विजातीय स्वर है। कौन से स्वर है, विजातीय स्वर है। तो ये अपना चौथा प्रकार हो गया, सॉरी इसमें मिटा दे। और 5 प्रकार हमने पढ़ लिए, चार पढ़ लिए, और अब इन 5 प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नासिका के आधार पे, या जिसे हम क्या कहते थे। तो जो हम 5 प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हवा का नाक या मुंह से बाहर निकलने के आधार पर, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम नासिका भी कह सकते हैं। नासिका के आधार पर भी कह सकते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, पहला प्रकार जो अपना होता है वह अनुनासिक होता है, और दूसरा जो होता है वो अनुनासिक और निरानुनासिक। निरानुनासिक, तो निरानु हो गया, निर प्लस अनुनासिक अनुनासिक है, तो संधि हो गई, तो निरानुनासिक हो गया। अनुनासिक स्वर वे होते हैं अनु प्लस नासिका, और निर यानी नहीं, तो अनु जिनका प्रयोग है, जिनका उच्चारण है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि जिनका उच्चारण है मुंह व नाक, या जिसे हम कहते हैं नासिका, दोनों से हो वे अनु प्लस अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और अनुनासिक में क्या, अनु प्लस नासिका, यानी सारे के सारे स्वर अनुनासिक होते हैं, क्योंकि अगर इन पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो फिर दोनों का उच्चारण होने लग जाता है। तो सारे स्वरों का आप लोग चंद्र बिंदु लगा दो, इनके संख्या कितनी है, 11 होती है। आ ई उ सॉरी री ए उ, ये अनुनासिक हो गए। इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। निरानुनासिक लिखेंगे, निरानुनासिक का जो उच्चारण है वो केवल मुख से होगा, नाक से, सॉरी, निरानुनासिक कि जिनका केवल उच्चारण किससे होगा, मुख से होगा, यानी उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, निरानुनासिक हो जाएगा। तो हम दूसरा लिखेंगे निरानुनासिक। निर यानी नहीं, नासिका से नहीं, तो केवल मुख से। तो जिनका उच्चारण केवल मुख से हो, सॉरी मुख, उन्हें निरानुनासिक स्वर कहते हैं। कि जिनका उच्चारण केवल मुख से होने निरानुनासिक है। और इनकी संख्या भी 11 होती है। वो आपके
एक अपना लास्ट प्रकार बचता है जो थोड़ा अच्छा है, बड़ा भी है, और वो है मुखाकृति के आधार पे स्वरों का प्रकार। मुखाकृति के आधार पे, हाँ, मुखाकृति के आधार पे स्वरों का प्रकार 4 प्रकार का होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो फिर आप पॉज करके लिख लेना। और हम लास्ट प्रकार की ओर और लास्ट क्लास की ओर चल रहे हैं। क्लास का समापन भी आज यहीं से करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और अपना जो है वो ना छठा प्रकार जो अपना लास्ट है वो है मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है कि अपना मुख किस प्रकार से खुल रहा है। मुख आकृति के आधार का मतलब है कि अपना मुख किस प्रकार से खुल रहा है, कि समृत है तो कितना बंद है, विवृत है, अर्ध समृत है, अर्ध विवृत है। इसी प्रकार करके 4 प्रकार से अपनी मुखाकृति होती है और उसी के आधार पे ये 4 प्रकार के हैं। तो हम नाम लिखेंगे 4 प्रकार में। पहला है समृत स्वर, समवृत, दूसरा विवृत यानी खुला, और इधर लिख लेंगे तीसरा अर्ध, अर्ध समृत स्वर, और जो चौथा प्रकार है वो है अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर। ये प्रकार है कि मुखाकृति के आधार पे कभी मुख समृत होता है, कभी विवृत यानी पूरा खुला होता है, अर्ध समृत स्वर होता है और कभी अर्ध विवृत स्वर होता है। तो हम पहला प्रकार लिखेंगे समृत स्वर। और समृत स्वर होता है बंद के समान, बहुत कम खुला हुआ, जिसका अर्थ होता है बहुत कम खुला हुआ जो स्वर होता है समृत स्वर होता है। तो पहला हम यहां से लिख सकते हैं, समृत हो जाएगा अपना, तो समृत स्वर। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत कम खुला हुआ, बहुत कम खुला हुआ, या जिसे हम कह सकते हैं बंद के समान, मानो बहुत कम खुला हुआ बंद के समान। तो हम बंद भी कह सकते हैं, या बंद तो क्या होगा लेकिन बंद के समान। फिर अगर हम सीधा बंद कहेंगे तो अर्थ तो वही है कि बहुत कम खुला हुआ बंद के समान, लेकिन बंद कहते फिर कमेंट आने लग जाएंगे आप लोगों के कि बंद मुख से कौन सा स्वर का उच्चारण होता है, आप उच्चारण करके बताइए, तो वह हो सकता है। इसीलिए सॉरी, गर्मी हो रही, लाइट नहीं आ रही। और वो है अपने जो है शाब्दिक अर्थ, तो क्या हो गया अपना कि बहुत कम खुला हुआ, और इसमें जो स्वर आते हैं वो स्वर आते हैं जो हम लिखेंगे, और वो स्वर है उनकी संख्या 5 है। कौन से स्वरों की? समृत स्वरों की संख्या है 5। समृत स्वरों की संख्या है 5, और इनको आप आराम से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये मेरा भी गलत हुआ था और ये मेरा गलत हुआ था सेकंड ग्रेड में। मुझे याद है मेरा ये क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो सेकंड ग्रेड में हुआ था। और समृत स्वर में आता है आपका ई, आपका ई, आपका ऊ और आपका री। इनको मैं अपने जिस तरीके से मैं याद रखता हूं उस तरीके से मैं आपको याद करने की वो बताना चाहता हूं। लेकिन अभी एक बार इनका अर्थ सही लिखते हैं, फिर मैं एक साथ लिख करके बताऊंगा कि कैसे हमको याद करना है। तो पहला प्रकार हो गया समृत की बहुत कम खुला हुआ है बंद के समान, और इसमें स्वर जो अपने आते हैं, सॉरी 5 है क्या, तो हाँ 5 है, तो अपना एक बच गया, सॉरी ई हो गया ना, ऊ भी दोनों हुआ, तो इसको मिटाएंगे हम लोग, दोनों ऊ है, और ये जो अपना है री, ये हो गए 5। तो ये समृत स्वर है। आप दूसरा विवृत लिखेंगे, विवृत, विवृत स्वर। इसका अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पूरा खुला हुआ। और आप लोगों को पता है पूरा खुला हुआ स्वर एक ही है, कौन सा है? बोलो देखो, आ हो गया, एक ही स्वर है और वो है पूरा खुला हुआ, और वो हम लिखेंगे आ। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग आ। एक स्वर है विवृत स्वर जो पूरा खुला हुआ है आ। अब आप लोग इसको मिटाता हूं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा। ओ चलो, और हम तीसरा प्रकार लिखते हैं इसमें अर्ध समृत स्वर। वो एक होता है जो हम यहां लिख सकते हैं अर्ध
विविध स्वर। अब देखो अर्ध समृद्ध है, तो समृद्ध अर्ध है तो यानी समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलेगा ये, तो इसका क्या होगा कि समृद्ध स्वरों से थोड़ा अधिक खुला हुआ, लेकिन विवृत से कम होगा, क्योंकि विवृत का अर्थ होगा फिर पूरा खुला हुआ। और इसमें कौन कौन सा आता है, तो विवृत में कौन सा पढ़ा था हमने, आ पढ़ा था, तो अब इसमें बचेंगे ए और एक बचता है आपका ओ। जो ये 3 स्वर है वो आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर में। 10 मिनट। अर्ध विवृत स्वर है और अर्ध विवृत स्वर है, ये क्या है, तो ये अर्ध समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ लेकिन विवृत से कम खुला हुआ। अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक लेकिन विविध से कम, थोड़ा सा कम। और उसमें अब आपके पास में ले देखिए स्वर कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। एक तो आपका बचता है ए और ए आपका बचता है ओ। तो इस प्रकार करके अपने स्वरों का वर्गीकरण पूरा हो गया। इसको मैं थोड़ा एक सारणी की तरह जो जिस प्रकार मैंने याद कर रखे हैं उसी प्रकार बताता हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन गलत हुआ था और इसमें आया था समृद्ध स्वर कौन से हैं और वो न जाने जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ लग गया था ऑप्शन। तो देखना सेकंड ग्रेड का पेपर जिस दिन सॉल्व कराऊंगा उस दिन बताऊंगा। और अब हम लिखते हैं इनको एक बार मेरे तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी से फटाफट। और अब हम इनको थोड़ा सा एक सारणी के रूप में लिखते हैं फटाफट से। सॉरी समृद्ध स्वर दूसरा हो जाएगा आपका, विवृत स्वर तीसरा हो जाएगा आपका, अर्ध समृद्ध स्वर और चौथा ये हो जाएगा आपका अर्ध विवृत स्वर। अब देखो इसमें सीधा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसका अर्थ होता है बहुत कम खुला हुआ, इसका होता है पूरा खुला हुआ, इसका होता है कि समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुला हुआ लेकिन विवृत से थोड़ा कम, और अर्ध विवृत का है कि अर्ध समृद्ध से ज्यादा लेकिन विवृत से कम। अब इसमें याद करने का तरीका है, विवृत होता है पूरा खुला हुआ और पूरा खुला हुआ स्वर अपने पास में बोल के भी देखो आ। अब इसको ऊपर की बजाय पहले नीचे के याद करो कि ये हो गया। अब इसका आधा करो क्योंकि अर्ध है ना, अर्ध समृद्ध है, विवृत पूरा खुला हुआ है और आधे स्वर से ज्यादा ये है, तो इसमें आ जाएगा ए और आपका हो जाएगा ए और आप याद रखो ओ। इस प्रकार याद रखो। अब इसमें देखो ये यहाँ आ गए, अब इन दोनों के दीर्घ रूप यहाँ लिख दो ए ओ, और जो बाकी बचे वो यहाँ लिखो ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसी प्रकार में कंफ्यूज हुआ था। और अभी भी आप लोग देख सकते हो 2022 वाला जो दिसंबर में पेपर लगा था 22 दिसंबर को, उसमें क्वेश्चन है कि वो पूछा गया है समृद्ध स्वर कौन से है, और उसमें मुझसे गलती होकर के न जाने आ हो गया कौन सा ऑप्शन लग गया था। तो अब इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब बाकी कौन कौन से बचे वो यहाँ लिख सकते हो आपके 5। जैसे आपका ई बच गया, नहीं है साहब, ये आपका ई बच गया, ये भी यहाँ पर नहीं है, तो आपका ऊ बच गया, ये भी नहीं है, और ऊ, और ये आपका री 2 3 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका स्वर है। और आप इस प्रकार जरूर लिखेंगे क्योंकि ये गलती होने का चांस बहुत कम है। तो इस समृद्ध स्वर पहले विवृत को याद करो, विवृत होता है आ, फिर अर्ध समृद्ध को याद करो, ये इसका आधा कर लो ए, और इधर भी आधे आधे हैं क्योंकि इनके आधे हैं ना, और अर्ध विवृत में ए ओ, और बाकी जो बच्चे वो यहाँ आते हैं। और इसी के साथ अपना आज का जो स्वर का टॉपिक है वो समाप्त होता है। थोड़ा सा कुछ जानकारी देनी थी वो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सॉरी। एक तो अपना क्वेश्चन था जो कल के लिए, कल की क्लास के लिए आप लोगों को उत्साहित करेगा। कल व्याकरण तो पढ़नी है सर। ये वर्ण वर्ण वर्ण, इसमें वर्ण किसका बोध कराता है, पूर्णता का। तो एक पढ़ा आप लोगों ने अक्षर, क्योंकि ये मैं भूल गया था बताना, तो ये बताना चाहता हूं वर्ण और अक्षर क्या होता है। अक्षर में एक संस्कृत के महामुनियों ने परिभाषा दी न सरान सरंती, कि जिनका सर न हो वो अक्षर होते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं क और इसमें से हम अ निकाल लेते हैं,
तो फिर अब ने इस क का क्या नहीं होता, सर नहीं हो सकता। जिसके टुकड़े ना हो सके वो अक्षर है, यानी जो अखंड हो, अखंड हो, अखंड, तो जो अखंड हो वो अक्षर है और पूर्णता का बोध कराते हैं। तो इसमें तो ये अ है और ये क है, ये दोनों है वर्ण, और ये है केवल ये स्वर रहित है, ये क्या है, ये अक्षर है। तो आप लोग इसमें लिखोगे, इसमें आएगा स्वर प्लस स्वर सहित जो व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वर्ण कहलाएंगे। और अक्षर क्या होगा, अक्षर होगा वो होगा स्वर रहित व्यंजन, ये है। और आप लोगों को पता है स्वर तो दोनों जगह है, अक्षर भी होते हैं, इन्हें स्वरों को हम अक्षर भी कहते हैं। तो ये यहाँ तो स्वर भी आएगा, स्वर दोनों जगह आएगा, है ना, क्योंकि स्वर संध्या स्वर दोनों जगह होता है। लेकिन क्योंकि अ है, जैसे अपना अ है, इसका भी सर नहीं हो सकता अब इसके आगे, इसलिए ये क्या है कि ये अक्षर भी है। न सरान सरंती, जिसका सर यानी जो जिसकी सर ना हो, जिसका शरण ना हो, कमी ना हो उसमें, वो क्या है, अक्षर है। अक्षर अखंडता का बोध कराता है, अखंडता, और वर्ण है वो पूर्णता का बोध कराता है। और इसके बाद में क्वेश्चन बता रहा हूँ, और वो क्वेश्चन अपना है, उसके बाद में आप लोग इस क्लास के लिए यही छोड़ेंगे हम, और कल फिर व्यंजन की क्लास लेंगे, 2 में स्वर व्यंजन हो जाएगा, और फिर हम व्याकरण कर बढ़ेंगे। और ट्रिक के साथ में जो अपना मेथड है वो बढ़ेंगे कि सही कथन बनाओ। मान लो ये आ जाए अभी पास में कि सही कथन का चयन करें। अपना पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में तालव्य वर्ण जो का है यह ऐसा। और एक हो गया आपका मूर्धन्य वर्ण आते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास में, इसको ये लिखो, ये र ल व, अंतस्थ कहलाते हैं। कि अंतस्थ व्यंजन में तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण आते हैं, यह र ल व अंतस्थ कहलाते हैं। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन आपका वो हो जाएगा कि मेरा बनाया क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रहा था, तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सही कथन का चयन करो। और वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे की बार पक्की बात है। और ऑप्शन 3 ले लो कि इसम 1 2 दोनों, या फिर ऑप्शन ले वो केवल सेकंड, केवल ये दो। अब आप लोग इसका उत्तर बताओगे, कमेंट में जरूर बताओगे। और ये सही कौन सा है, अगर दोनों सही है तो क्यों सही है, अगर केवल दूसरा सही है तो क्यों सही है, और दोनों गलत तो फिर वही बता सकते हैं आप लोग। और इसी के लिए आज की क्लास यह समाप्त करते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और पढ़ते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। आज पहली क्लास थी, तो आप लोगों को अगर कुछ कमी लगे तो बताना जरूर कमेंट में, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जैसा अपने से होगा वो हम जरूर आप लोगों को देंगे। और अपनी जो क्लासेज होगी उसकी एक क्वालिटी ये होगी कि ये कामता प्रसाद गुरु जो आपके हरदेव बिहारी जी हैं वो NCERT उसके आधार पे होगी। तो और पुराने पेपर जिस प्रकार मैंने पुराने पेपर से नोट्स बनाए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके नेट है, सेट है, JRF है और अदर PCS एग्जाम है, उनसे लेकर के मैंने जो नोट्स बनाए हैं कि कोई अलग चीज़ मिली, जैसे ये चीज़ें हैं ये मुझे कहीं एग्जाम में मिली थी कि यह भी हो सकता है। फिर इसके बारे में रिसर्च किया तो वास्तव में सही निकला, जो आप लोगों को कल बताऊंगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हो, और जो पढ़ेंगे ऑथेंटिक पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा ऐसा कि आप लोगों को लगेगा कि पहली क्लासेज है, पहली बार है, तो आप लोगों को ऐसे अटपटा लगे कि उनकी मोटिवेटर है उनकी तरह न लगे।
लेकिन अच्छा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात पढ़ते रहिए। और कल सुबह अपनी आएगी काव्य शास्त्र, और उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे हम थोड़ा बहुत प्लेटो की बात करेंगे। वो 2 या 3 दिन में प्लेटो पढ़ना समाप्त होगा, क्योंकि प्लेटो बड़ा होगा थोड़ा। और उसके बाद में प्लेटो को कैसे पढ़ना, बस एक बार यहाँ से पढ़ लो, फिर आपकी मर्जी है यहाँ से पढ़ना और मर्जी है एग्जाम देना, सब कुछ अच्छा होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।